क्या आप लोगों को पता है हम लोगों का डीएनए और केले का डीएनए लगभग 65% से ज्यादा मिलता जुलता है। देखिए ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ह्यूमंस का और बनानास का एक ही एंसेस्टर रहा है। अगर हम टाइम के बहुत बहुत पीछे जाएंगे तो ये बात दुनिया के हर एक पेड़ पौधे और जीव जंतु के लिए है। और अगर हम 3.7 बिलियन ईयर्स पीछे जाएं तो आपको जानने को मिलेगा कि धरती पर रहने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ही कॉमन एंसेस्टर रहा है, LUCA यानी लूका। लूका का फुल फॉर्म है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था और साइंटिस्टों का कहना था कि ये गर्म जगहों पर रहना पसंद करता है। आज के समय में पृथ्वी पर जितने भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं, फिर चाहे पेड़ पौधे हों, जानवर हों, फंगस हों, एल्गी हों या फिर बैक्टीरिया हों, हम सब का विकास इस एक ऑर्गेनिज्म से ही हुआ है। क्या लूका पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था पृथ्वी पर जिंदा रहने वाला? क्या इससे पहले भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे होंगे जिनके बारे में साइंटिस्टों को पता नहीं चल पाया? लेकिन लूका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बात जरूरी है, क्योंकि सवाल यहीं से निकल कर के आता है कि आखिर ये लूका जिंदा कैसे हुआ? पृथ्वी पर सबसे पहली लिविंग थिंग ये कैसे बनी? क्या ये ऊपर वाले की देन है जिसमें उसने जान डाल दी, या फिर उस समय किसी एलियन की उत्पत्ति हुई थी जिसकी वजह से ये सब हुआ था? क्योंकि सवाल खड़ा होता है हम सब के जीवन की उत्पत्ति का। आखिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, पत्थर, मिट्टी, पानी, साथ में कुछ एलिमेंट कैसे परिवर्तित हो सकते हैं एक जीते जागते लिविंग ऑर्गेनिज्म में? आइए चलिए जानते हैं इस रहस्य को डिटेल के साथ आज के इस वीडियो में। लगभग 200 इयर्स तक साइंटिस्टों को भी यही लगता था, क्योंकि ज्यादातर साइंटिस्टों को लगता था कि कोई ना कोई तो लाइफ फोर्स जैसी चीज जरूर है जो हर जीव के अंदर है और उन्हें जिंदा रखने का काम कर रही है। लेकिन फिर साल 1780 में एक फ्रेंच के साइंटिस्ट एंटोनी लेवोसियर ने पहला एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने साबित कर दिया कि शायद लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। इन्होंने एक गिनी पिग नाम के जानवर की बॉडी को मापने का काम किया था। उन्होंने चेकआउट किया कि इस जानवर की बॉडी हीट से बर्फ को कितनी जल्दी पिघलाया जा सकता है और इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को ये कितनी ज्यादा रिलीज कर पाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने एक कोयले के टुकड़े से चेकआउट किया। कोयले का रिजल्ट भी वैसा ही आया था जैसा कि उस जानवर का आया था। ये सब देख कर के इन्होंने कंक्लूड कर दिया लाइफ इज केमिकल प्रोसेस, यानी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की दोनों सेम प्रिंसिपल पर काम करती हैं। अब इसके बाद साल 1790 में एक इटालियन डॉक्टर लुइगी गलवानी मरे हुए मेंढकों को लेकर के काम कर रहे थे। इन्होंने मेंढक की टांगों को ब्रास हुक के ऊपर लटका लिया था और इनके हाथों में उस समय एक स्टील का ब्लेड भी था, जो कि गलती से ये ब्लेड मेंढक की टांगों से टच हो जाता है और मेंढक की टांगें हिलने लगती हैं। मरे हुए मेंढक की टांगों को देख इन्हें लगा कि इन्होंने पावर ऑफ लाइफ का आविष्कार कर लिया। इन्होंने इसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया। इनका कहना था कि किसी न किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी है जो कि हर एक लिविंग थिंग में मौजूद है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन ये इनकी थिंकिंग एलेजेंड्रो बोल्टा ने गलत साबित कर दी। उन्होंने बताया कि ये सब इन दोनों बैटल्स की वजह से हो रहा है। इस स्टील के ब्लेड को जब ब्रास हुक से टच करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और रिएक्शन वगैरह देखने को मिलते हैं। फिर बाद में बोल्टा ने इसी प्रिंसिपल का यूज करके दुनिया को सबसे पहली इलेक्ट्रिक बैटरी भी बना के दी। ये सेल्स जिनका हम यूज किया करते हैं, जिसमें वोल्टेज, ये बोल्ट शब्द बोल्टा के नाम से ही लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट और ऐसे लोग थे जो संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि लिविंग थिंग में ऐसी कोई न कोई चीज जरूर है जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं है। अब साइंटिस्टों का ऐसा सोचने का सबसे बड़ा कारण ये था, ये जो प्रोटीन्स, फैट्स, शुगर्स होती हैं, ये सब लिविंग बीइंग के अंदर तो पाए जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे ही केमिकल कंपाउंड किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाए जाते थे। फॉर एग्जांपल पत्थर, मिट्टी और भी ऐसे ही मिनरल्स। और हाँ, यहीं से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी शुरुआत होती है। आपने स्कूल के टाइम पे सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन दोनों का अलग अलग नाम होने का कारण ये है क्योंकि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसानों और लिविंग बीइंग्स के अंदर पाए जाते हैं।
और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को मिलते हैं। बस इसी वजह से साइंटिस्ट ने उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया। और साइंटिस्टों का मानना था कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही बन रहे हैं। इसका मतलब पावर ऑफ लाइफ जैसा कुछ ना कुछ जरूर है जो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का काम कर रही है। अब इसके बाद साल आता है 1828। उस समय जर्मन साइंटिस्ट फ्रीड्रिश वेलर ने बाई चांस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। उन्होंने अमोनियम साइनेट से यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया, वही कंपाउंड जो हमारी पेशाब में भी पाया जाता है। ये सब देख करके बहुत सारे लोग दंग रह गए, क्योंकि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऐसी चीज का निर्माण हो सकता है जो कि इंसानों की बॉडी के अंदर भी पाई जाती है। अब यहीं से पावर ऑफ लाइफ का हल्ला धीरे धीरे खत्म होना शुरू होता है। साल 1850 में पेरिस में रहने वाले एक साइंटिस्ट मार्सेलिन बेर्थेलॉट ने अपने एक एक्सपेरिमेंट से इस पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सहायता से सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकता हूँ। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोकार्बन्स बनाए, फिर हाइड्रोकार्बन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट किया, फिर एस्टर्स बने और फिर बाद में ऑर्गेनिक एसिड्स भी बना करके दिखा दिए। और यही सारी चीजें 11वीं और 12वीं क्लास में हम सबको पढ़ाई जाती हैं। अब इस बात से लोग एग्री हो गए थे कि हाँ ठीक है, केमिकल्स की सहायता से कंपाउंड का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने आप में ही जीवन तो नहीं है ना, वो जिंदा तो है नहीं, तो चीजों के अंदर वो जीवन कहाँ से आ रहा है। अब इसके लिए हमें लाइफ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। साल 2011 में बायोफिजिसिस्ट एडवर्ड ट्रिफिनोव ने लाइफ की डेफिनेशन जाननी चाहिए तो उन्हें 123 लाइफ डेफिनेशन मिली। इन सारी डेफिनेशंस में केवल एक चीज कॉमन थी कि लाइफ इज सेल्फ प्रोडक्शन विद वेरिएशन। साथ में कुछ डिफरेंसेस भी मिले। पहला डिफरेंस है कॉम्प्लेक्सिटी का। जो लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग केमिकल कंपाउंड्स मौजूद हैं, क्योंकि नॉन लिविंग चीजों में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिली। और दूसरा डिफरेंस था मेटाबॉलिज्म का। हर एक जिंदा चीज को ऊर्जा की जरूरत होती है, उसके लिए उन्हें भोजन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे जानवरों को खाने की जरूरत होती है, पेड़ पौधों को धूप की जरूरत होती है, और बैक्टीरिया वायरस भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कुछ न कुछ लेते जरूर हैं एनर्जी के लिए। अब तीसरा डिफरेंस था बाउंड्रीज का। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सेफ हैं एक बाउंड्री की वजह से, यानी कि अंदर जो भी चीजें हैं उन्हें बाहर की चीजों से सेपरेट रखने के लिए बीच में बाउंड्री काम करती है। और चौथा पॉइंट था रेप्लिकेशन के बारे में। छोटे से छोटा माइक्रो सेल भी खुद को रेप्लिकेट कर सकते हैं। उनके अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर सकता है उन जैसे और भी सेल बनाने के लिए। अब जानते हैं इन चारों पॉइंट के आधार पर कि कैसे ये सारी चीजें अपने जीवन पर खरी उतरी। क्योंकि दोस्तों नॉन लिविंग से लिविंग तक का जो भी परिवर्तन है ये एकदम अचानक से नहीं हुआ, बहुत ही धीरे धीरे हुआ है। क्योंकि बहुत दिनों के बाद देखने को मिला कि नॉन लिविंग चीजें लिविंग में ट्रांसफॉर्म हो रही हैं धीरे धीरे। तो सेल्स की जगह पर भी हमें यही चीज देखने को मिली। इसके लिए हमें 4 नामों के बारे में जानना जरूरी है। पहला है प्रोकैरियोट, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा आर्किया और चौथा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक बैक्टीरिया और दूसरा आर्किया। ये दोनों अलग अलग तरीके से ऑरिजिनेट हुए हैं, लेकिन एक ही तरीके के प्रीमोर्डियल सूप से ऑरिजिनेट हुए हैं। और दूसरा जो नाम है यूकैरियोट्स का, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर। आज से लगभग 2 बिलियन साल पहले की बात है। धरती पर समुद्र के अंदर एक आर्किया की पॉपुलेशन थी और एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी। ये दोनों पॉपुलेशन पास ही रहती थी। ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप थी, क्योंकि बैक्टीरिया आर्किया के बेस पर फीड करते थे। बैक्टीरिया जितने पास रहते थे आर्किया को उतना ही फायदा होता था। तो एक पॉइंट पर बैक्टीरिया आर्किया के इतने नजदीक आया कि वो उसके अंदर ही घुस गया। बैक्टीरिया ने ये चीज इसलिए की क्योंकि उसे कोई नुकसान नहीं दिखा। और जब ऐसा हुआ कि एक सेल दूसरे सेल के अंदर अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पा रहा है, यही सेल सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एंसेस्टर माना जाता है। पूरी पृथ्वी पर जितना भी कॉम्प्लेक्स जीवन है, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से आए हैं, जो कि बैक्टीरिया और आर्किया के मर्जर से पॉसिबल हुआ है। साल 1960 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट लिन मार्गुलिस ने सेल के अंदर एग्जिस्ट करने वाले माइटोकॉन्ड्रिया पर रिसर्च की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है अपने आप में ही मेटाबॉलिज्म करना, यानी कि सेल को ऊर्जा प्रोवाइड करना। इन्होंने जब डीएनए के बारे में पढ़ा तो पता चला कि सेल का अपना एक अलग डीएनए है और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का अलग से डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए टाइफस नाम के बैक्टीरिया के डीएनए के जैसा है, जिससे इंसानों में फीवर,
हेडेक और रैश होता है। तो इससे रिजल्ट ये निकला कि माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी का जो सेल है वो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहे होंगे एक टाइम पर। पहले आर्किया और बैक्टीरिया का जो मर्जर हुआ था उसमें से बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया बन गया और आर्किया बाकी का सेल बना। और माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में ही होते हैं, तो इसलिए सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जन्म इसी की वजह से हुआ। अगर आप ऐसी ही और भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर।